तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ वेक्टर्स को देखा है और टाइप्स ऑफ वेक्टर का कुछ पार्ट अभी भी बाकी है, उसको हम लोग जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज़। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन एंगल्स क्या है। पहली चीज़ तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई और इधर जेड। तो कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड। ठीक, इसको अगर हम लोग ओरिजिन से मिलाएं, ठीक है, ये जो OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर, इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ R वेक्टर। ठीक है, आसान रहेगा इसको लिखने में, बार बार लिखना होगा OP वेक्टर। तो OP वेक्टर को हमने R वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो R वेक्टर है एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही, है ना। ये एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा तो वो हो गया अल्फा एंगल। ठीक है, वैसे वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा वो है बीटा, और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा वो है गामा। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा, दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसमें से अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो ये क्या है? एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। वैसे ही बीटा क्या है? एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, और वैसे ही गामा क्या है? ये एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब देखो ये तीनों से एंगल बनाएगा या नहीं, पहले ये चीज़ तो सोचो। वहाँ से हमने वहाँ से वायर ऐसे खींच लिया, मतलब वो थ्रेड को लगा दिया वहाँ से इस पॉइंट को, तो देखो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल तो बना ही रहा है। ठीक है, और उधर वाई है, तो वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है। सिमिलरली ऊपर जेड है तो जेड एक्सिस से भी तो कुछ एंगल बना रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये क्योंकि इस बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा 2D में 3D को दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मुझे लगता है फील कर चुके होगे। ठीक है, तीनों से जो एंगल बना है वो क्या है? अल्फा बीटा गामा, और वो क्या कहलाता है? डायरेक्शन एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला पॉइंट हो गया ये चीज़। अब दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये जो डायरेक्शन एंगल्स है ना, उसी में अगर तुम कॉस लगा लो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तीनों में कॉस लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों? डायरेक्शन टेंजेंट क्यों नहीं होता है ना। डायरेक्शन कोसेकेंट क्यों नहीं होता है? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों? तो उसके लिए देखो हम बताते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको जल्दी से कॉपी कर दो, फिर इसमें कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर दो। ठीक, अब देखो यही जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इसी को थोड़ा सा फिरंगी नाम है, इसको L बोलते हैं, इसको M और इसको N। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ भी पता होना चाहिए। L मतलब क्या है? डायरेक्शन कोसाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसका कॉस कोसाइन। ठीक है, वैसे ही M वैसे ही N। क्लियर है ना ये चीज़? अच्छा चलो, अब इसमें कुछ वो प्रोजेक्शन वाला जो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बताए थे लास्ट क्लास में, उसमें जैसे ये पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, इसका इस पॉइंट से अगर हम लोग ये जैसे वाई एक्सिस है, वाई पे प्रोजेक्शन लिए, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्शन, तो ये लेंथ तो अपने को पता है ये क्या है? वाई है, अभी वाई है ना, तभी तो ये कोऑर्डिनेट वाई है, एक्स वाई जेड। तो ये वाई को अभी हमने निकाला था, वाई इक्वल्स टू क्या? ये लेंथ है ना इंटू ये एंगल, ये एंगल कितना है? बीटा है। समझ पा रहे हो ना? प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन वाई एक्सिस, अरे समझ, लास्ट क्लास में करवाया था ना। प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखवा देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? दिस इज वाई, और वो क्या क्या था? मॉड ऑफ OP वेक्टर इंटू कॉस बीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। और वैसे ही सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ये जो x है, x क्या था? मॉड R कॉस अल्फ़ा, और y z क्या था? z इज़ मॉड R कॉस गामा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास डिस्कस किया था। ये क्या है? x क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन z एक्सिस,
और ये y क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताओ क्या हम लोग OP वेक्टर को लिख सकते हैं? OP वेक्टर को कैसे लिखोगे अगर x y z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो? कैसे लिखोगे? xi प्लस yj प्लस zk। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ये जो OP वेक्टर में यार x, y, z, ये जो है ना इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। OP वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज हो गया x y z। कोई दिक्कत है क्या? यानी कि अगर कभी वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से वेक्टर A है ऐसा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, है ना, देन ये जो a1, b1 और c1 है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर A। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। ठीक है, अब देखो ये जो OP वेक्टर है, इसी OP वेक्टर को हम लोग यहाँ x के जगह पे इसको लिख सकते हैं क्या? x के जगह पे मॉड आर कॉस अल्फा, वैसे ही y की जगह पे मॉड आर कॉस बीटा और z की जगह पे मॉड आर कॉस गामा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। से OP वेक्टर को हम लोग, क्योंकि ये जो x है प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन x एक्सिस है, और उसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? मॉड आर कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। प्लस मॉड आर कॉस बीटा प्लस मॉड आर कॉस गामा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला OP वेक्टर को देखो और ये वाला OP वेक्टर को देखो, ठीक। ये जो x y z है वो क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। और ये OP वेक्टर में, अच्छा यहाँ पे आई कैप भी होगा, आई कैप, और यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, ठीक है। तो आई के साथ जो कोएफिशिएंट है, जे के साथ जो कोएफिशिएंट है, के के साथ जो कोएफिशिएंट है ना, वही क्या है? इसका डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है वो चीज़ को देखो ज़रा। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है? तो हम लोग क्या देख सकते हैं? x को लिख सकते हैं ये, y को ये, और z को ये लिख सकते हैं ना। वहाँ से क्या तुम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो कंपेयर करके, है ना। कंपेयर कर लेते हैं ना। अब वैसे यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना, कंपेयरिंग 1 and 2। तो यहाँ से x का वैल्यू तो यही है मॉड आर कॉस अल्फ़ा, और y का वैल्यू मॉड आर कॉस बीटा, और z का वैल्यू मॉड आर कॉस गामा। यहाँ से जो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आया, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तीनों का वैल्यू क्या है? ये तो x अपन मॉड आर, x अपन मॉड आर, और मॉड आर क्या है पता है ना? OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वैसे ही y अपन मॉड आर, z अपन मॉड आर, ठीक है। इसी को L बोलते हैं, इसी को M, इसी को N। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और यही क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर रिलेशन पता करना हो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में, ठीक है, तो अगर एंगल कैसे भी पता हो गया x y z, मतलब OP वेक्टर का एंगल पता चल गया x y z एक्सिस से, ठीक है, तो OP वेक्टर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे? ऐसे। समझ में आएगा, ठीक है। ये ऐसे OP वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ, एंगल पता हो, इसका मैग्नीट्यूड पता हो, तो हम लोग वो OP वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे? x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हो? अगर कभी मान लो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज किसी वेक्टर OP का जो है डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 दे दिया, मान लेता हूँ, क्या लगता है यहाँ से कॉस अल्फा निकाल सकते हो क्या? कॉस अल्फा निकाल सकते हो? क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या ये चीज़? अरे आया क्या? आ गया ना। वैसे ही कॉस बीटा कैसे निकालोगे? 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो यही रिलेशन है इसका। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। करो कॉपी। चलो अब देखो, एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो चुका। अगर कभी भी वेक्टर कोई दे दे
वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, कुछ भी 2 3 4 दे दिया तो उसका डायरेक्शन एंगल्स निकाल सकते हो ना। अभी हमने देखा यहाँ से डायरेक्शन एंगल्स निकाल, ठीक है, निकाल लोगे ना। अच्छा, एक और चीज़ देखो, जो आई के साथ बैठा है ये वाला पार्ट देखो ज़रा, ये क्या है बताओ, ये क्या है और ये भी क्या है बताओ। वैसे ही ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन, करेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ही ये भी है प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, है ना, ऑन वाई एक्सिस, और ये वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, इसी में ओपी में इस ओपी वेक्टर का ज़रा कैप निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, इस ओपी वेक्टर में अपने को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, यही करना होगा ना। अब इसका मैग्नीट्यूड है क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आर वेक्टर हमने लिखा है यहाँ पे, अगर इसको आर वेक्टर लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तो इसमें क्या करना होगा, पूरे में अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे डिवाइड करोगे तो ये सब तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस अल्फ़ा आई कैप कॉस अल्फ़ा प्लस जे कैप कॉस बीटा प्लस के कैप कॉस गामा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे, ये जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा है वो कुछ और नहीं एल है, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अरे कॉस, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसी का फिरंगी नाम है एल एम एन, ठीक है ना, ये है ओपी वेक्टर। अच्छा, ज़रा ये ओपी वेक्टर का दोनों तरफ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एल आई प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, कोई दिक्कत है क्या, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ हमने मैग्नीट्यूड लिया, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, ठीक है। अरे ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो ये है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। ये जो रिजल्ट होगा, जो लाइन का क्वेश्चन होगा, अभी हम लोग 3D लाइन्स पढ़ेंगे, उसमें एल एम एन में इन दोनों में 2 रिलेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 2 रिलेशन दिया हुआ रहेगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो क्योंकि 2 ही रिलेशन दिया हुआ रहेगा और अननोन होगा 3, एल एम एन, ठीक है, तो वो तीसरा जो रिलेशन है 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन तो चाहिए अपने को एल एम एन का वैल्यू निकालने के लिए, अरे चाहिए ना, 2 इक्वेशन तुमको गिवन होगा, तीसरा इक्वेशन हमेशा तुमको ये यूज़ करना पड़ेगा बिना कहे, समझ में आया क्या चीज़, ठीक है, बिना कहे ये वाला रिजल्ट तुमको यूज़ करना पड़ेगा। जब लाइंस का क्वेश्चन करेंगे 3D लाइंस का, 2 इक्वेशन तुमको गिवन होगा एल एम में, ठीक है, एल एम एन में, तीसरा तुमको यही यूज़ करना है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो ये नीचे मिटा देता हूँ, चलो फिर इस साइड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर नोट कर लेना। अब देखो ज़रा, ये एल यहाँ के बाद यहाँ आ रहा है ना, इस चलो इतना ये वाला पार्ट नोट करो, वेट कर लो जल्दी से, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, जल्दी करो। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट से अपने को ये क्लियर हो रहा है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है जो आई के साथ जो बैठा हुआ है ना कोएफिशिएंट, वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, जे के साथ जो है वो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, के के साथ प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस, जो भी वेक्टर है उसका, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, यहाँ से ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू 1 है, इसी में हम लोग ये कह सकते हैं एल क्या है, वो कुछ और नहीं कॉस है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है। इसी से एक चीज़ मैं लिखता हूँ, इसको जल्दी से सोच के बताना सही समझ में आया या नहीं आया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। देखो ज़रा ये समझ में आ रहा है क्या है, सोच के बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है या नहीं।
समझ में आया? क्या किया हमने, क्या किया? अरे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर सब में लिखे, ठीक है। इधर 3 हो गया पॉजिटिव में, तो इधर अब बाकी साइन सब नेगेटिव में, उसको उधर भेज दिए, ये 1 को इधर भेज दिए, ये 2, तो ये भी रिजल्ट याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं बस टाइम पास के लिए, मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। तब तुमको निकालना है डायरेक्शन एंगल्स, फाइंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर आर। चलो जल्दी से निकाल के बताओ तो, जल्दी से इसको निकालो, तब तक हम बाकी इरेज करते हैं। इधर तो नोट हो गया होगा, ठीक है। चलो इसको निकालो। ठीक है, फिर तो अपने को रिलेशन पता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में। कॉस अल्फ़ा क्या होता था? x अपॉन मॉड r, है ना। और x क्या होता था? डायरेक्शन रेशियोज। इसका x का क्या वैल्यू है यहाँ पे? 3, है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r निकाल लेते हैं यहाँ से, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 26 ना, रूट 26, तो ये आ गया रूट 26। वैसे ही कॉस बीटा का वैल्यू आ गया कितना? -4 अपन रूट 26, और कॉस गामा का वैल्यू आ गया 1 अपन रूट 26, ठीक है। अब यहाँ से कॉस इन्वर्स निकाल लेंगे, ये अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 3 अपन रूट 26। सिमिलरली बाकी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। चलो ये अभी तक हमने डिस्कस किया जब एक पॉइंट किसी स्पेस में कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो। बट अगर अपने को 2 पॉइंट दिया हुआ हो, स्पेस में 2 पॉइंट दिया हुआ हो, ये पॉइंट A है और इधर पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1 और z1, ठीक है, और B का है x2, y2, z2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर लें तो ये AB वेक्टर बन गया। अब AB वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है x एक्सिस पे। AB वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन निकालना है x एक्सिस पे, तो सोचो क्या होगा? ये वाला पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन तो ये वाला होगा, ये लेंथ होगा ना, अरे होगा ना, ठीक है। देखो ये 2D में दिखेगा नहीं वैसे, देखो ये कोऑर्डिनेट तो याद है, इधर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। अब AB जो है वो इधर कहीं पे है, ये 2 पॉइंट, इधर A है इधर B है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन, अगर प्रोजेक्शन निकालना मतलब टॉर्च इधर से ऑन करना, टॉर्च ऑन करोगे तो इसका शैडो x एक्सिस पे कुछ पड़ेगा, वो यही वाला लेंथ होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका इसी का शैडो y एक्सिस पे भी पड़ेगा, इसी का शैडो z एक्सिस पे भी पड़ेगा ना। तो वो अगर शैडो निकालना पड़े तो अपने को पता ही है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर, मान लो xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है, ऐसा दिया है, उसमें x क्या होता है? x एक्सिस पे प्रोजेक्शन, y क्या होता है? y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, और z क्या होता है? z एक्सिस पे प्रोजेक्शन। अभी इधर लिखे थे ना, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर अपने को वेक्टर पता चल जाए, ए बी वेक्टर पता चल जाए, तो जो आई का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। जो जे का कोफिशिएंट होगा वो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। वैसे ही के का कोफिशिएंट क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। कोई दिक्कत है क्या? मेन चीज़ इसमें ओपी निकालना, ठीक है। तो ओपी कैसे निकाला जाए? तो ओपी निकालने के लिए ए से बी तक अपने को जाना है, तो पहले अपने को यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। लेट्स से ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए है पॉइंट ए का, और पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, वो है वेक्टर बी, ठीक है। अब ए से बी जाना है, ए से बी जाओगे तो पक्का पहले यहाँ से ओ पे आना होगा। समझ पा रहे हो क्या? ए से बी जाओगे, अरे नहीं समझ में आ रहा है? ए से बी जाओगे, यहाँ से यहाँ जाना है, तो अपने पास एक तो यही रास्ता है जो अननोन है, दूसरा रास्ता है ऐसे आओ फिर ऐसे जाओ, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो माइनस ए, और इधर सेम डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन तो इधर ही है तो बी, यानी कि ए बी वेक्टर क्या हो गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई दिक्कत है? और ये बी वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर,
कोई दिक्कत है? क्या लगता है ओ बी वेक्टर लिख लोगे जब कोई पॉइंट दिया हुआ है तो? पॉइंट दिया हुआ है तो लिख लेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। कोई दिक्कत है? माइनस ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ऐसा। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने आता है क्या? ऐड और सब्ट्रैक्ट देखो सिंपल है, जो कि आगे हम लोग करने वाले हैं। सिंपल है, i का i के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, j का j के साथ, k का k के साथ। और सिमिलरली जब ऐड करोगे ना तो i का i के साथ होगा, j का j के साथ। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से x2 माइनस x1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो ए बी वेक्टर है वो क्या आ गया? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? यानी कि i के साथ जो बैठा है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है? ये भी डायरेक्शन रेशियोज। ये ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो क्या क्या है? x2 माइनस x1 कमा y2 माइनस y1 कमा z2 माइनस z1। समझ पा रहे हो ना? इसी में अगर अपने को डायरेक्शन एंगल्स निकालना पड़ जाए क्या करोगे फिर? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन एंगल में क्या रिलेशन है? अरे इसका डायरेक्शन एंगल्स नहीं निकाल सकते। कॉस अल्फा क्या बनेगा? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। बस वैसे ही कॉस बीटा क्या होगा? y2 माइनस y1 अपन ए बी का मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं ना? ये सब चीज़ एकदम सेट करते चलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो बहुत सारा थ्योरी है तो थ्योरी है तो है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है बताओ पहले? ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। हाँ या नहीं बताओ? अरे हाँ या नहीं? वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस और ये प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, कभी भी अगर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो अपने को पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इसका? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी अच्छा इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में कहेगा कि अगर ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शंस ऑन एक्स एक्सिस कुछ दे दिया, ए है, वाई एक्सिस पे बी है, जेड एक्सिस पे सी है, तो तुम उसका मैग्नीट्यूड बताओ। उसके लिए ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या? अरे समझ में आया ये चीज़? क्या बोलेगा? किसी कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कुछ ही मान लिया x1 है, वाई एक्सिस पे y1 है, जेड एक्सिस पे z1 है, तो उस वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड बताओ। अगर ये चीज़ नहीं सेट रहेगा तो तुम सोचोगे अब कैसे मैग्नीट्यूड निकालें, और वो कुछ और नहीं है, बस यही है, इसी का होल स्क्वायर है, बस होल स्क्वायर का सम है। तो ये है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, इसका स्क्वायर, और सिमिलरली इधर जेड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन जेड एक्सिस। कोई दिक्कत है इसमें? सब पूरे का अंडर रूट। समझ में आया ना इस चीज़? तो देखो अगर कोई भी एक वेक्टर दे दिया तुमको, कोई भी एक वेक्टर दे दिया, उससे तुम क्या क्या पता कर सकते हो? डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है पता कर लोगे ना, आई जे के का कोफिशिएंट। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है वो पता कर लोगे। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है? कॉस अल्फा इक्वल्स टू आई के साथ जो कोफिशिएंट है डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। वैसे ही कॉस बीटा कॉस गामा वैसे ही निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा, और अगर वो वेक्टर दे दिया, प्रोजेक्शन निकालना पड़ जाए उस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे, तो क्या करोगे? आई के साथ जो कोफिशिएंट है, जे के साथ जो कोफिशिएंट है वो वाई पे, के के साथ जो कोफिशिएंट है वो जेड पे। कोई दिक्कत है क्या? बस एक वेक्टर देना चाहिए, तुम सब पता कर सकते हो। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नोट कर लो यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर ही है, जो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर देखो, कोलिनियर वेक्टर क्या है? ऐसा दो वेक्टर जो सेम लाइन सेगमेंट पे आए। ठीक है, अब ये मान लो ये है अपना लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो ऐसा कोई वेक्टर जो सेम लाइन सेगमेंट पे आए, तो एक वेक्टर ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसा मान लो जो सेम डायरेक्शन में है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर सेम लाइन पे है। अब क्योंकि दीज आर फ्री वेक्टर्स, तो इसको उठा के तुम यहाँ भी ला सकते हो।
तो सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, या फिर दूसरा वेक्टर ये ले लेता हूँ जिसमें पहला वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है और दूसरा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एक ही लाइन सेगमेंट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। समझ में आया क्या? एकदम, यानी तो एकदम सिंपल सा वर्ड समझो कि अगर ये ए वेक्टर है ना, और दूसरा ये ए वेक्टर और दूसरा ये बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो ये तो फ्री वेक्टर्स हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं, सेम लाइन सेगमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है तो भी ये कोलिनियर वेक्टर है, और इस वाले केस में अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, तो भी ये कोलिनियर वेक्टर है। हाँ, लाइक और अनलाइक, ये हो गया लाइक वाला, हो गया लाइक वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया अनलाइक वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखो पैरेलल वेक्टर में ये चीज़ आ जाता है कि पैरेलल कौन सा, लाइक वाला या अनलाइक वाला, लेकिन कोलिनियर में कोई मतलब नहीं, उसको बस पैरेलल से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन से मतलब हो जाता है, अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको लाइक वेक्टर बोलते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। लेकिन कोलिनियर में कोई मतलब नहीं है, पैरेलल है कोई सा भी डायरेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या ये चीज़? समझ में आया? अच्छा, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिंस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इन बोथ द केसेस, है ना। पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन का है लेकिन पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोग ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, पैरेलल वेक्टर में लिख सकते हैं ना। अच्छा, जब भी अगर ये लैम्डा अगर पॉजिटिव आ गया, लैम्डा अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है ये है लाइक वेक्टर। बोलो ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या? अरे लैम्डा पॉजिटिव तभी आएगा जैसे ये 10 था, है ना, और ये 5 था, ये 5 था, तुम पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इक्वल करने के लिए, इक्वल करना है ना अपने को, तो पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर ये मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा और सेम लेंथ का होगा, तब इक्वल होगा। बट अगर ये अपोजिट साइड है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। अब एक है कोप्लानर वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लानर वेक्टर। अब देखो कोप्लानर वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन पे आए, ठीक है। देखो, अब देखो दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन पे लाई करेगा, इस बात को नोट कर लेना कि टू वेक्टर विल ऑलवेज लाई ऑन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। दो वेक्टर हमेशा इस पे आएगा। देखो ऐसा है तो इस प्लेन पे है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा घुमा दोगे तो इस प्लेन पे है ना, ऐसा घुमा दोगे तो इस प्लेन पे है। समझ पा रहे हो? लेकिन जब तीसरा वेक्टर आएगा ना, तीसरा वेक्टर आएगा तो वो अगर ऐसा रहे तब ये एक प्लेन पे है अभी, ठीक है। ऐसा घुमा दोगे तो एक प्लेन पे है, लेकिन थोड़ा सा भी ये टेढ़ा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा अगर हो गया तो ये एक प्लेन पे नहीं आएगा, अलग प्लेन पे आ गया। समझ पा रहे हैं ना? तो जो दो वेक्टर होगा वो हमेशा एक प्लेन पे होगा, ये पहली बात। दो से ज़्यादा जो वेक्टर होगा वो एक प्लेन पे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो कोप्लानर वेक्टर ऐसा वेक्टर, मान लो ये है अपना प्लेन, ठीक है, ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन पे लाई करे, ठीक है, ठीक है, ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन पे लाई करे उसको बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। एक प्लेन पे लाई करे या फिर एक प्लेन के पैरेलल हो, इस बात को भी समझना। देखो ये दोनों अभी कोप्लानर वेक्टर है ना, ये ब्लैक मार्कर और ये ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर एक प्लेन पे है, और ये वाला वेक्टर ये भी कोप्लानर ही है। क्यों? क्योंकि दीज आर फ्री वेक्टर्स, इसको पैरेलली सिर्फ तुम यहाँ रख सकते हो। अब देखो वो कोप्लानर है या नहीं है? अरे है ना। ये यानी कि इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो उसको क्या बोलेंगे? एक तो सिंपल डेफिनेशन यही हो गया, दोज वेक्टर विच आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, वो हो गया कोप्लानर, है ना। ये हो गया नॉर्मल डेफिनेशन। लेकिन अगर अच्छा वाला डेफिनेशन देखें तो ऑल दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू अ सिंगल प्लेन,
ऑल दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सिंगल प्लेन आर कॉल्ड कोप्लैनर वेक्टर। समझ पा रहे हो ना? ये यहाँ भी है तो भी इसी प्लेन के ऊपर है, क्योंकि दीज आर फ्री वेक्टर्स, इसको रख सकते हो यहाँ पे। समझ पा रहे हो? कहीं भी है, इधर भी है, यहाँ कहीं भी है, कहीं भी है, बस इसके पैरेलल होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? कोप्लैनर वेक्टर। समझ पा रहे हो ना? इस चीज़ को अच्छे से समझो, क्योंकि 3D में जब प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे या फिर बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे तुमको सिर्फ पैरेलल वेक्टर मिलेगा, पैरेलल प्लेन के पैरेलल वेक्टर मिलेगा ऐसा, लेकिन तुमको क्या समझना है? ये तो इसी के ऊपर है। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसका डेफिनेशन लिख सकते हो क्या कि ऑल दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू दी सिंगल प्लेन आर कॉल्ड कोप्लैनर वेक्टर्स। ठीक है, नोट कर लो। ऑल दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू दी सिंगल प्लेन इज कॉल्ड कोप्लैनर वेक्टर्स। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चलो देखो, तो ये सारे वेक्टर्स बस पैरेलल से मतलब है अपने को, है ना? दिमाग में सेट कर लेना, जरूरी नहीं है कि एक प्लेन के ऊपर रखा ही हो। अब देखो, जो जितने भी प्लेन है ना, उसका प्लेन का जो डेफिनेशन है वो तब तक अधूरा है जब तक उसको एक परपेंडिकुलर वेक्टर ना दे दो। ठीक है, तो प्लेन का डेफिनेशन ही है ऐसा, अ फ्लैट सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। ठीक है, अ फ्लैट सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। तो ये प्लेन है, तो इस पर पक्का एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ठीक है। उस नॉर्मल वेक्टर को मान लेता हूँ मैं एन वेक्टर। ठीक है, एन वेक्टर, कोई दिक्कत है? ठीक, अब चलो इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, A1 B1 दे देता हूँ, है ना? A1, इधर A2, ठीक है, A2 वेक्टर, ये A3 वेक्टर, ये A4 वेक्टर। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा वेक्टर है इस पर। ठीक है, अगर ये नॉर्मल इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ये जो नॉर्मल है, क्या लगता है A1 A2 A4 सब पे परपेंडिकुलर है या नहीं है? ये सोच के बताओ जरा, सोचो। अगर वो नॉर्मल प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो बाकी सब भी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है या नहीं? हाँ या नहीं? सोचो। देखो, ये दोनों कोप्लैनर वेक्टर्स रखा हुआ है इस पर। ठीक है, कोप्लैनर वेक्टर्स रखा हुआ है। ठीक है, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब क्योंकि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी है, इस पर भी है, कोई दिक्कत है क्या? अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? जीरो होता है ना? इतना तो उसमें पढ़े हो गए फिजिक्स में कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तुमको पता है, एक्सपीरियंस पता है ना? ठीक है, तो अब लिखेंगे सिंस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, है ना? सो एन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर A1, है ना? एन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर A2, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं A1 डॉट एन वेक्टर विल बी इक्वल टू A2 डॉट एन वेक्टर विल बी इक्वल टू, सब इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? डॉट प्रोडक्ट जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का एडिशन। तो एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसमें से पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो साइड ऐसा है किसी ट्रायंगल का, ये है वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी, ये वाला वेक्टर बी। ट्रायंगल का दो साइड जो एक दूसरे को फॉलो कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो मतलब देखो इसका डायरेक्शन, इसका हेड है, उसका टेल है, उसको फॉलो कर रहा है, मतलब वो उधर जा रहा है, उसी के पीछे पीछे ये जा रहा है। समझ पा रहे हो? अगर एक दूसरे ट्रायंगल का दो साइड अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहा हो, ठीक है ना, तब जो तीसरा साइड होगा, ये वाला तीसरा साइड, ठीक है, तीसरा साइड वो भी अपोजिट डायरेक्शन, वो जो होगा इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया क्या? पहला चीज़ में अच्छे से समझ लेना कि अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है
तब जाके जो तीसरा साइड होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या क्या शो करेगा, इन दोनों के वेक्टर सम को शो करेगा। समझ पा रहे हो क्या? यही है ट्रायंगल लॉ। चाहो तो, अगर डेफिनेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी अगर लिखना चाहो तो क्या कहोगे, इफ़ टू वेक्टर्स, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल फॉलो ईच अदर, ठीक है, देन थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। समझ में आएगा? यानी कि इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। तो ये वेक्टर का नाम देता हूँ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत है क्या? अब ये क्योंकि ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसलिए नाम इसका होता है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। समझ में आएगा? अच्छा, इसी में देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे, या फिर ऐसा देख लो कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, यही है ना, ठीक है। अच्छा, यहीं पे इसको क्या कर दो, यहाँ ऐसे लेके आओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर है ना माइनस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। ये जीरो को जीरो मत समझना, ये जीरो वेक्टर है। दो वेक्टर को अगर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो वो हमेशा एक वेक्टर देगा, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा जीरो लिखा हुआ है तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नंबर वाला जीरो नहीं है, ये क्या है, ये जीरो वेक्टर है, जीरो आई प्लस जीरो के, जीरो जे प्लस जीरो के। समझ पा रहे हो ना? देखो क्या किया हमने, ये देखो, ये इसको बोलते हैं लूप लॉ, ठीक है, लूप लॉ। अब ये लूप लॉ क्या है वो बताते हैं, लूप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। लूप लॉ ये कहता है, ध्यान समझना, कि कहीं से भी स्टार्ट कर दो, किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर दो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तुम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक बार तुम जिस डायरेक्शन में चल दिए उसी डायरेक्शन में चलना है, और जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे आके रुकना है, ठीक है। पहला चीज़, तुम किसी भी डायरेक्शन में चलो, एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज, कैसे भी चलो, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पे तुमको वापस आना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज चलता हूँ, ठीक है, लूप लॉ के हिसाब से। तो यहाँ से चले तो ए बी प्लस बी सी, क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, माइनस आएगा ए सी, माइनस ए सी आएगा ना, मतलब माइनस ए सी। लेकिन अगर सी ए आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए सी जाएंगे तो ऐसा डायरेक्शन। समझ पा रहे हो क्या? सी ए अगर आते हैं, सी से ए की ओर आते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन, ए से सी की ओर जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया वहीं तक आना है तुमको, ठीक है। तो ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन माइनस वेक्टर सी, तब यहाँ पहुँचोगे ना। माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है। तो लूप लॉ क्या बोलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो बोलेगा ना, और वही तो है, ये वही है ना। तो लूप लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लूप लॉ को फॉलो करना ये ज़्यादा हेल्प करेगा। ट्रायंगल लॉ में बार बार तुमको देखना पड़ जाएगा। जैसे मैं इसका यूज़ बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर एक्स, ठीक है, और कुछ ऐसा है, ये है, ऐसा कर लेता हूँ, ये है वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इधर वेक्टर डी, इधर वेक्टर एक्स, इसका डायरेक्शन दे देता हूँ, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका कुछ भी वेक्टर ई, ठीक है, ऐसा है। अब कह रहा है फाइंड एक्स वेक्टर, ठीक है, ठीक है, इसका सी का मान लिया, ऐसा डायरेक्शन दे दिया ई का। अब कह रहा है वेक्टर एक्स वेक्टर निकालो, तो ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट करो वहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। और सबका सम क्या देगा तुमको, जीरो, वही कह रहा है लूप लॉ, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ, यहाँ से क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, कैसे भी चलो, कैसे चलोगे, चलो क्लॉक वाइज चलते हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, तो बाय लूप लॉ, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ से चल रहे क्लॉक वाइज, तो क्या लिखोगे, माइनस ई, अरे अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर प्लस एक्स वेक्टर और माइनस डी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर, है ना, और फिर माइनस बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर,
इक्वल्स टू क्या बनेगा 0। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। यहाँ से अब तुम एक्स वेक्टर निकाल लो। एक्स वेक्टर क्या आएगा? एक्स वेक्टर बाकी सबको उधर भेज दो तो क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और फिर प्लस ई वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। नहीं है ना। तो बस ये आ गया लूप लॉ से। लेकिन अगर इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाए तो देखो कितना बुरा फंसेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ तक पहुँचना अपने को, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाओ। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगेगा या नहीं बताओ? अरे यहाँ ट्रायंगल लॉ लगेगा। देखो एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा अब देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इस एक दूसरे को फॉलो करेगा तभी ट्रायंगल लॉ लगेगा। एक दूसरे को फॉलो कराने के लिए इधर करोगे तो ये माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से लगेगा ट्रायंगल लॉ, लगेगा ना। वो क्या बनेगा बताओ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस सी। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा इसको डिलीट करता हूँ। ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। कोई दिक्कत है? अब देखो ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है ना, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, तो ये वाला बन जाएगा कौन सा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब ये एक्स के लिए यहाँ पे माइनस लगाना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लगाना होगा। दिस वेक्टर इसको फॉलो करेगा तभी ट्रायंगल लगेगा। अरे हाँ या नहीं? ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस एक्स करना होगा, तब जाके ये वाला वेक्टर दे देगा तुमको। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस एक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर। समझ पा रहे हो क्या? तो ट्रायंगल लॉ लगाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन लूप लॉ क्या करेगा? जहाँ स्टार्ट करो वहाँ तक बस पहुँच जाओ। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया ना। तो लूप लॉ समझ में आ गया। चलो तो ट्रायंगल लॉ से ज़्यादा आसान है लूप लॉ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। हमने एंटी क्लॉक लगाया था। देखो इसको लूप लॉ बोलो या फिर इसको पॉलीगॉन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो पॉलीगॉन ही है ना। लूप लॉ बोलो या पॉलीगॉन लॉ बोलो, एक ही बात है। ओके तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको भी साथ में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो लिख लो सेकंड नंबर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अगर कभी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेक्टर को, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड होना चाहिए या फिर तुम सोच लो को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए, है ना। दो को इनिशियल वेक्टर अगर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तब इन दोनों वेक्टर के जो बीच से वेक्टर निकलेगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बीच से हो, वो डिपेंड करता है कि कैसा पैरेललोग्राम है, ठीक है, उस पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों से ये जो वेक्टर निकलेगा ना, ये वेक्टर इसके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ। बस ये एडजेसेंट साइड होने चाहिए, ठीक है। अगर दो एडजेसेंट साइड्स ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके बीच से जो निकलेगा वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ये कैसे हुआ, तो देखो ये वेक्टर ए है और ये है अपना वेक्टर बी। अब क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स है, फ्री वेक्टर से तो इसको उठा के यहाँ ला सकते हो, अरे ला सकते हो ना, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। अब देखो ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है तो इसका जो थर्ड साइड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके वेक्टर सम को। तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत है क्या? अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है, तो ये भी ए वेक्टर। देखो एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसे ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या किया, इस v वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इस a वेक्टर को अगर यहाँ पे उठा के लेके चले जाए, इस a वेक्टर को यहाँ उठा के लेके चले जाए, तो भी यही ट्रायंगल, ये वाला जो साइड है ये डायगोनल है, डायगोनल मान लो, ये डायगोनल क्या दिखा रहा है? वेक्टर एडिशन को ही दिखा रहा है। अरे यहाँ से लिख लो या ये वाला वेक्टर को यहाँ लेके चले जाओ, एक ही बात है ना। इसको उठा के यहाँ लेके चले जाएंगे तो भी एक दूसरे को फॉलो करेगा। तो थर्ड साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में
वो क्या होगा, a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो तुम ये कि हमने इस b को उठा के यहाँ पे ले आया, a प्लस बी आया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग उठा के a इसको लेके चले जाते यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, उस केस में क्या होता, b प्लस a होता, हाँ या नहीं। अरे देखो क्या किया हम, ये क्या दिखा रहा है तुमको, a प्लस बी दिखा रहा है। कौन सा वेक्टर, ये डायगोनल वेक्टर a प्लस बी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो लाइन है वो a प्लस बी दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अब की बार क्या करता हूँ मैं, ये b वेक्टर तो रहने ही देता हूँ, ये वाला b वेक्टर, ठीक है। इस वाले a वेक्टर को उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। क्या किया हमने, ये b वेक्टर तो है ही, है ना, ये वाला a वेक्टर को यहाँ लेके आ गए, ठीक है, a वेक्टर को, ठीक है। तो ये है अपना a वेक्टर, ये है अपना b वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड वो क्या दिखाएगा बताओ, वो b प्लस a दिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि तुम b प्लस a निकालो या a प्लस b निकालो, दोनों एक ही चीज़ है। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं है ना। ये पहला चीज़। अब देखो इसी में से, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ देखो, इस वाले b वेक्टर में, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, इस वाले पैरेललोग्राम में पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पैरेललोग्राम। ये है वेक्टर a, ये है अपना वेक्टर b, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है अपना, वेक्टर a प्लस बी, ठीक है ना। अच्छा, इस b को, इस वाले b को नेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ। ये है अपना b वेक्टर, ठीक है ना। इसको ज़रा नीचे लेके आओ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आए, b लेंथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस b वेक्टर। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो ट्रायंगल लॉ इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये सेम डायरेक्शन एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या दिखाएगा बताओ, ये क्या दिखाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्या किया हमने, इस b वेक्टर को, है ना, इस b वेक्टर को हमने मतलब इसको उल्टा कर लिया, डायरेक्शन उल्टा कर लिया। तो ये वेक्टर ये है, लेंथ सेम है, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, ये देखो ऐसा ऐसा, ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो तीसरा जो साइड होगा अपोजिट डायरेक्शन, वो उसके एडिशन को शो करेगा। और एडिशन क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर b, तो वो a माइनस बी आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, इस वेक्टर को उठा के अगर हम लोग यहाँ रख लें, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख लें, पैरेलली तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा, ये हम चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसी को उठा के अगर हम लोग यहाँ लेके आ जाए, ये हो गया दूसरा डायगोनल। इस पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल है, एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी को, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को। क्या ये समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बताओ क्या मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी हो सकता है क्या। अरे डायगोनल का लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो सकता है, कौन सा केस में, कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल का लेंथ सेम होता है, रोम्बस, स्क्वायर, और कोई, रेक्टेंगल। अरे स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है। तो रेक्टेंगल ऐसा केस है जिसमें ये दोनों डायगोनल का जो लेंथ होगा वो सेम हो जाएगा। हाँ होगा ना अलग, तुम करके देख लो। अरे वो चिपका होता है ना, अरे स्क्वायर कोई ऐसे चिपका देते तो रोम्बस बनता है ना, तो एक साइड ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड कम होगा। ये देखो ऐसा होता है ना रोम्बस, बस ये थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ होगा। हाँ सेम दिख रहा है क्या, ये और ये सेम दिख रहा है, अलग होगा ना। अरे स्क्वायर को चिपकाते हैं ना तो रोम्बस बनता है। यानी कि अभी तक पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में हम ये चीज़ देखे हैं कि ये जो पैरेललोग्राम का दो डायगोनल है, एक डायगोनल एडिशन को दिखाता है और दूसरा डायगोनल डिफरेंस को दिखाता है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, उस बात को भी लिख लेते हैं। सो फाइनली थर्ड पॉइंट लिख दूँ क्या, थर्ड पॉइंट में ये है, ये वेक्टर a है और ये है वेक्टर b। तब इसको मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ, ठीक दिख रहा है ना पैरेलल। हाँ
तो उसमें ये वाला जो साइड है वो क्या दिखा रहा है, सम को, ये क्या दिखा रहा है, ए प्लस बी को, ठीक है। और ये वाला डायगोनल क्या दिखा रहा है, ए माइनस बी को, ये क्या दिखा रहा है, ए माइनस बी को। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज़ साथ ही साथ में यहाँ पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि कभी भी अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड है ना, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, ये डायगोनल का लेंथ, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब इस डायगोनल का लेंथ, ठीक है। और ये गलती से इक्वल हो गया, ये तभी पॉसिबल है, इट मीन्स वेक्टर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, या फिर ऐसा समझ लो, इट मीन्स द पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। बस सिंपल सा बात इतना लिखना है। चलो अब नोट कर लो। हाँ करेंगे वो, ठीक है, हो गया नोट, ओके। अच्छा, अभी बताओ ये बात कि अगर दो वेक्टर दे दें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसमें से अपने को ए प्लस बी निकालना पड़ जाए, क्या लगता है निकाल लोगे? पहला वेक्टर है ए वेक्टर जो मान लो x1i प्लस y1j प्लस z1k है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो x2i प्लस y2j प्लस z2k है, दो वेक्टर है, ए प्लस बी निकालना पड़ जाए, निकाल लोगे? क्या आएगा, x1 प्लस x2i कैप, y1 प्लस y2j कैप, z1 प्लस z2k कैप। कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लोगे, प्रोडक्ट अभी नहीं करना है ना, प्रोडक्ट अभी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसको कराने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है करना है क्या ज़रूरत, नहीं है ना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो पहला है इसमें से इंटरनल डिवीजन। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये सेक्शन फॉर्मूला पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी देखना करेंगे। तो देखो क्या है इंटरनल डिवीजन में, ये लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट ए वेक्टर है, मतलब पॉइंट ए है, और ये है पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट ये ए बी सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है सी जो m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब अपने को सी वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी और सी पॉइंट है ना, वो इधर हवा में लटका हुआ है, ऐसे इधर ए बी और इधर सी, इधर हवा में लटका हुआ है, ठीक है। अब ये बोर्ड वाला भूल जाओ, ये जो 2D सिस्टम में करते थे ये बोर्ड, उधर ये XY प्लेन भूल जाओ, ये ए बी सी क्या है, हवा में लटका हुआ है। यानी कि अगर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x1 y1 z1 इस टाइप का होगा, बी है तो इसका x2 y2 z2 ये होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना पड़ जाए, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट यानी कि x y z निकालना पड़ जाए, तो पहले हम लोग सी वेक्टर निकालेंगे, और सी वेक्टर जैसे आ गया उसका पॉइंट भी निकल जाएगा। अरे पी पॉइंट था x y z, तो वहाँ से OP वेक्टर निकाल लिए ना, अगर OP वेक्टर हो जाए तो क्या लगता है पॉइंट P नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। लेकिन ये चीज़ देख लो, ये सब क्या है, इधर हवा में लटका हुआ है, इसके पीछे ये तभी निकलेगा, सी तभी निकलेगा जब ये जो हवा में लटका हुआ दो पॉइंट है ए बी, इसको तुम पहले ओरिजिन से कनेक्ट करो, ठीक है। बैकग्राउंड में चल रहा है वो OB से कनेक्टेड है, O से कनेक्टेड है, वैसे ही सी भी O से कनेक्टेड है, और फिर बी भी O से कनेक्टेड है, ठीक है। बैकग्राउंड में ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ए मान लेता हूँ, इसका वेक्टर ए पॉइंट का अगर पॉइंट दिया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो क्या लगता है ए वेक्टर निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे ना, ये ओरिजिन है, निकाल लोगे ना। वैसे ही अगर पॉइंट बी दिया हुआ है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो निकाल लोगे, वेक्टर बी, अरे निकाल लोगे ना, OB वेक्टर। वैसे ये सी तो अननोन है, ठीक है, ये सी अननोन है, तो सी वेक्टर को मान लिया मैंने सी वेक्टर ही, ठीक है। कोई दिक्कत है? तब याद करो जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे, ठीक है, तो ये x कैसे निकालते थे बताओ, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही करते थे ना, ठीक है। बस सेम चीज़ यहीं भी है, वही सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ये सी है ना, सी बी वेक्टर, ठीक है,
इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है m/n। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो। और यहाँ AC वेक्टर को क्या लिखोगे बताओ? OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अरे लिखोगे कि नहीं? उस AC वेक्टर को क्या लिखोगे? OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। वैसे ही OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और C वेक्टर निकालो यहाँ से, ठीक है। C वेक्टर जब निकालोगे तो सिंपल सा आएगा MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन के जैसा। ये क्या आएगा? MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। ये आ गया इंटरनल डिवीजन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, नहीं है ना। चलो, और अगर अपने को C वेक्टर निकल चुका है तो क्या लगता है C का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हम लोग? अरे C वेक्टर निकल गया तो कोऑर्डिनेट निकालना कौन बड़ी बात है, उसका डायरेक्शन रेशियो रख देंगे। किसी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो क्या दिखाता है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाता है। अरे हाँ या नहीं? ठीक है। चलो, ये हो गया इंटरनल डिवीजन। अब सेकंड यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? ये देखो, पॉइंट A है, इधर B है, ठीक है, और जो पॉइंट C है वो बाहर में है, इधर C है यहाँ पे। अब सोचो, कोई पॉइंट बाहर से कैसे डिवाइड कर सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अंदर से तो डिवाइड कर सकता है इसको m/n रेशियो में, बाहर से कैसे डिवाइड कर लेगा? किसी लाइन सेगमेंट को बाहर से कैसे डिवाइड करेगा? सोचने वाली बात है, ठीक है। अंदर से तो चलो यहाँ से पास होगा, कर लिया डिवाइड, बाहर से कैसे कर रहा है? तो देखो, वो कुछ और नहीं है, वो थोड़ा सा फंसा रहा है। वो AC लाइन सेगमेंट को ये B इंटरनली डिवाइड कर रहा है। AC लाइन सेगमेंट को B जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना। अगर मान लो ये पॉइंट दे देता, ये पॉइंट दे देता, क्या लगता है ये नहीं निकाल सकते थे हम लोग? अरे निकाल सकते हैं ना, बस इसी फॉर्मूला में रखना है और वहाँ से B वेक्टर निकाल लेना है। यहाँ से B वेक्टर कैसे निकालोगे? M प्लस NC वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M। बस हो गया, B वेक्टर आ गया। वही चीज़ सेम यहाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ A है, इसका पोजीशन वेक्टर B और इसका है C वेक्टर, ठीक है। अपने को निकालना है C वेक्टर। बताओ इससे क्या, इससे तुम B वेक्टर निकाल सकते हो क्या? नहीं। B वेक्टर क्या आएगा बताओ? M प्लस N C वेक्टर है ना, माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M। अरे यही आता कि नहीं आता? आता ना। और ये B क्या है? ये लास्ट वाला पॉइंट है। बस वही सेम चीज़ यहाँ लगा दो। C वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ? देखो, इसके लिए क्या करते हैं ना, अब देखो, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो चीज़ तुम्हें समझना होगा। ये जो डिवाइड करता है ना, वो M रहता है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ होता है M, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक, वो है N। कोई दिक्कत है? तो बताओ, अगर तुमको ये लेंथ पता चल जाए तो इंटरनल डिवीजन लगा देंगे ये B का, ठीक है। B इंटरनल डिवीजन हो गया ना। ये लेंथ कैसे निकलेगा बताओ? ये लेंथ क्या आएगा बताओ? M माइनस N होगा ना। ये लेंथ हो गया M माइनस N। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इंटरनल डिवीजन लगा दो, ठीक है। तो ये जो B इक्वल्स टू क्या बनेगा? M माइनस N इंटू C वेक्टर और प्लस N इंटू A वेक्टर डिवाइडेड बाय M माइनस N प्लस N, यानी कि M बचेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब इंटरनल डिवीजन B के लिए निकालते हैं। तो B वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा? M माइनस N इंटू C वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर, यही ना, N इंटू A वेक्टर और डिवाइडेड बाय M माइनस N प्लस N। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? इंटरनल डिवीजन हमने लगाया है और यहाँ से N और N तो कट गया, M से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया? M B वेक्टर इक्वल्स टू M माइनस N C वेक्टर। और एक काम करते हैं, इस NA को भी इधर लेके आ जाते हैं, क्या बोलते हो? कर लें? इतना संभाल लोगे ना। ये बन गया M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर। और अपने को चाहिए क्या था? C तो चाहिए था, तो C वेक्टर यहाँ से निकाल लो। C वेक्टर क्या बनेगा? M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर डिवाइडेड बाय M माइनस N। बस ये आ गया। देखो, हमने लगाया इंटरनल, निकल गया एक्सटर्नल। तो वही चीज़ें हैं। कोई दिक्कत है इसमें?
और याद करना भी कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, यहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस होता है, बस सिंपल है। यहाँ तक नोट कर लो, और साथ ही साथ उस पॉइंट को भी नोट कर लो, थर्ड पॉइंट मिड पॉइंट वाला, करो यहाँ तक नोट। ठीक हो गया होगा, तो थर्ड वाला भी कर लो, मिड पॉइंट वाला। यहाँ पे थर्ड कर लेता हूँ, थर्ड मिड पॉइंट। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये मिड पॉइंट पे है, तो जितना रेशियो ये उतना रेशियो ये 1:1 बन जाएगा ये, है ना। और 1:1 जैसे बनेगा तो वहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 1b, है ना, प्लस 1a डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि 2। ये हो गया मिड पॉइंट डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो इतना ज़्यादा, अभी 24 में ही उस पर क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छे से समझना होगा। अगर समझ गए तो एडवांस में भी एक क्वेश्चन पूछा है इसमें 24 में, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो अगर कल का क्लास समझ जाते हो तो वो सब क्वेश्चन यूँ ही कर लोगे। ठीक है, मेंस में पूछा है एंगल बाइसेक्टर पे, एडवांस में भी पूछा है। ठीक है, 24 में, तो समझना होगा अच्छे से। एक बार समझ गए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।